Hello everyone, this is Shreya and you're watching Legal Thesis. Welcome to the lecture series of Contract Act. I am assuming आप फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हो, जिसके लिए शायद ये पहला लॉ सब्जेक्ट होगा जिससे आप इंटरेक्ट करने वाले हो, which makes it difficult and confusing for you. But I assure you, while we complete this series, you'll be pro at understanding BEAR Act and you'll also be pro at reading Contract Act. आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक चीजें डील करने वाले हैं, जैसे एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन 1 एंड 2, विच मेक्स दिस वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू कैन नॉट स्किप दिस, क्योंकि हम इसमें सेक्शन 1 और 2 देखेंगे जो कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस होने वाला है। सो स्टार्टिंग विथ एक्ट में टोटल 266 सेक्शंस दिए हुए थे, जिसमें 1 से लेके 75 तक जनरल प्रोविजन दिया हुआ है। सेक्शन 76 से लेके 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिया हुआ था, जिसको रिपील करके एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेक्शन 124 से लेके 238 तक स्पेसिफिक प्रोविजन डील किए गए हैं और सेक्शन 239 से लेके 266 जो था ये पार्टनरशिप से डील करता था, जिसको रिपील करके सेपरेट एक्ट बना दिया गया, पार्टनरशिप एक्ट। तो अभी ओवरऑल हमें दो चीजें पढ़नी होती है, जनरल प्रोविजन और स्पेसिफिक प्रोविजन। जनरल प्रोविजन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 1 माना जाता है और स्पेसिफिक प्रोविजन पार्ट 2 माना जाता है। इस लेक्चर सीरीज में हम पार्ट 1 देखने वाले हैं, यानी कि जनरल प्रोविजन सेक्शन 75 तक। बेसिक डिटेल के साथ स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक्ट नंबर है 9। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी इनैक्टमेंट डेट है 25 अप्रैल 1872। इनैक्टमेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। एनफोर्समेंट डेट वो होती है जब वो पर्टिकुलर एक्ट फोर्स में आता है, लागू किया जाता है। इनैक्टमेंट डेट वो होती है जिस दिन वो एक्ट पास किया जाता है बाय द लेजिस्लेचर। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल यानी कि ये एक्ट किस नाम से जाना जाएगा। सो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड होगा टू द होल ऑफ इंडिया, हर जगह ये फॉलो किया जाएगा। इसका कमेंसमेंट हुआ था 1 सितंबर 1872। ये जो डेट है दिस इज द इन्फोर्समेंट डेट। इसी दिन पे ये फोर्स में आया था, कमेंस हुआ था 1 सितंबर 1872। इन दोनों डेट्स को आप याद रखोगे, एक है इनैक्टमेंट डेट और दूसरा है एनफोर्समेंट डेट। कंफ्यूज होके गलत आंसर नहीं लिखना है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ये किसी भी एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उनकी डेफिनेशन दी होती है और पूरे एक्ट में वो वर्ड जहां जहां यूज होता है आपको उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना होता है। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 2A, ये बात करता है प्रपोजल के बारे में। प्रपोजल क्या होता है, पहले इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज ए ने बी को एक ऑफर दिया कि तुम्हारी जो कार है ये मुझे बहुत पसंद है और ये कार मैं खरीदना चाहता हूं। अब यहाँ पे ए ने ये जो कार खरीदने की बात की, इसी को हम कहते हैं प्रपोजल। ए ने अपनी विलिंगनेस शो की बी को टू डू समथिंग, टू बाय हिज कार। तो यहाँ पे जो विलिंगनेस शो की गई है बी को, वो इसलिए शो की गई है ताकि बी का असेंट मिल सके, बी उसको बोल सके कि हाँ तुम मेरी कार खरीद सकते हो, उसकी मंजूरी मिल सके। तो इसी को हम कहते हैं प्रपोजल। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करता है टू डू, कोई काम करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर। और मोटिव क्या होता है कि सामने वाले इंसान का असेंट मिल सके। टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। और इसी को कहा जाता है कि सामने वाले इंसान के लिए उसने प्रपोजल क्रिएट किया। इसके बाद 2B बात करता है प्रॉमिस के बारे में। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिस इंसान को प्रपोजल दिया गया है, अगर वो अपना असेंट दे देता है उस प्रपोजल पे, तो वो प्रपोजल माना जाता है कि एक्सेप्ट हो गया है। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा, ए ने बी से अपना प्रपोजल रखा कि मैं आपका कार खरीदना चाहता हूं। इन दिस मैटर जब बी ए को बोलेगा कि ठीक है तुम मेरी कार खरीद सकते हो, तो यहाँ पे प्रॉमिस क्रिएट हो जाएगा उस कार को खरीदने और बेचने के लिए। जब भी आप प्रपोजल में असेंट मिला देते हो तो ये बन जाता है प्रॉमिस। इसी तरीके से हम बाकी के इंटरप्रिटेशन वर्ड्स को भी समझने वाले हैं फॉर्मूला वाइज, तभी आपको डेफिनेशंस याद रहेंगी। तो ये पैटर्न आप अपने नोट्स में भी फॉलो कर सकते हो, ये बहुत इजी होता है टू लर्न। इसके बाद 2C बात करता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में। जो इंसान प्रपोजल देता है उसे हम कहते हैं प्रॉमिसर। जिस इंसान को प्रपोजल दिया जाता है या जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं प्रॉमिसी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, उसको प्रॉमिसर कहते हैं। जो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल उसे हम प्रॉमिसी कहते हैं। वर्ड्स याद रखना, इन्हीं वर्ड्स को आपको यूज करना है। इसके बाद सेक्शन 2D बात करता है कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन इजी लैंग्वेज में पहले समझते हैं।
ए ने बी को प्रपोजल दिया कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं। अब बी ने अपना असेंट दे दिया कि ठीक है मैं ये कार तुम्हें बेच दूंगा। इन रिटर्न बी ने क्या कहा कि बी ने वो कार ए को दे दी ऑलरेडी, या प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं फ्यूचर में तुम्हें ये कार दे दूंगा, या उसने ऑलरेडी उस कार का पोजेशन ए को दे दिया था। तो इस केस में ये जो कार है ये होगा कंसिडरेशन इस प्रपोजल का। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है उसके डिजायर पे जो प्रोमिसी है या कोई और इंसान अगर कोई काम करता है या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ऑलरेडी उसने वो काम कर दिया है जो उसे कहा गया था बाय द प्रोमिसर, या फिर जो काम न करने के लिए कहा गया था उसने वो काम नहीं परफॉर्म किया है, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इन तीनों सेंटेंस में कंफ्यूज मत होना, दिस इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों टेंस का बात कर रहा है। समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, जो एक्ट और एब्सटिनेंस करने का प्रॉमिस किया गया है उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब देखो अगर इसी केस में ए बोलता कि इस कार के लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये 1 लाख रुपए जो होता ये भी कंसिडरेशन होता बी के लिए और ये कार कंसिडरेशन होती ए के लिए। और मूविंग ऑन टू 2E, ये बात करता है अग्रीमेंट के बारे में। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन इज एन अग्रीमेंट। जब प्रॉमिस में हम कंसिडरेशन मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका अग्रीमेंट। देखो इस तरीके से लिख के जब नोट्स में याद करोगे ना तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। प्रपोजल में जब असेंट मिलता है वो प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन मिलता है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है। सेक्शन 2F बात करता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में। प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ऐसे प्रॉमिस जहां पे दोनों पार्टी को कंसिडरेशन मिल रहा है उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ एक अग्रीमेंट किया कि तुम अपनी कार मुझे बेच दो और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना घर दे दूंगा। तो ये जो हुआ, ये जो घर है ये बी के लिए कंसिडरेशन हो जाएगा और जो कार होगी वो ए के लिए कंसिडरेशन हो जाएगी, और इस टाइप के प्रॉमिस को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसके बाद 2G बात करता है वॉइड अग्रीमेंट के बारे में। अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल नहीं होंगे बाय द लॉ उसे हम कहते हैं वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ऐसे अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल होंगे बाय लॉ उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट में जब एनफोर्सिबिलिटी मिल जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें एक पार्टी के पास तो ये राइट होता है कि वो कोर्ट जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं या फिर वैलिड करके एनफोर्स करा सकते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी होती है उनके पास ये राइट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट होता है जिसमें बी जो है वो अपनी मेंटल कैपेसिटी में था ही नहीं वाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बी की जो मेंटल हेल्थ थी वो इतनी प्रॉपर नहीं थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके, और ये बात ए को नहीं पता थी। तो ए को जब इस बात का मालूम चला तो यहाँ पे ए के पास ये राइट है कि या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वैलिड करके एनफोर्स कराए बाय द कोर्ट। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये बेसिकली वॉइडेबल हो जाएगा। ये बहुत सारे केसेस में होता है, जैसे जहां पे माइनर इन्वॉल्व है, जहां पे ऐसे लोग इन्वॉल्व है जिनकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है, जहां पे फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है जनरली। इसके बाद नेक्स्ट है 2J जो कि बात करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि सीज हो जाते हैं टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ये कह रहा है कि सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो करते टाइम तो वैलिड था, लेकिन करने के बाद कुछ टाइम के बाद उसमें चीजें ऐसी हुई कि वो अब सीज हो गया टू बी एनफोर्सेबल, यानी आप उसको एनफोर्स ही नहीं करा सकते हो, तो वो जिस टाइम पे सीज होगा टू बी एनफोर्सेबल उसी टाइम से वो वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि सेल से रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल से रिलेटेड है, बट लेटर ऑन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है और वो जो प्रोडक्ट है वही बैन कर दिया जाता है इंडिया में सेल करने के लिए। तो जिस टाइम पे उस प्रोडक्ट को बैन किया गया वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका सोल पर्पस ही खत्म हो गया, आप उसको एनफोर्स करा ही नहीं सकते हो, तो वो उसी टाइम से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं रह गया है कोर्ट में। अब मूविंग ऑन, अभी तक हमने सेक्शन 1 और 2 देख लिया है, अब हम एसेंशियल्स देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं। इसमें पहला है अग्रीमेंट। एक चीज याद रखना, हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरीली अग्रीमेंट जरूर होता है। जब अग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो जाता है उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इस पिक्चर से याद रखना, ये जो है ये आपका अग्रीमेंट है और इसके अंदर का जो सर्कल है ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट।
तो जरूरी नहीं है कि ये बाहर का जो सर्कल है ये अग्रीमेंट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अग्रीमेंट के अंदर ही आएगा। अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल हो जाता है उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। किसी भी अग्रीमेंट में जब हम कंसिडरेशन ऐड करते हैं तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है। कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो कंसिडरेशन पे ही बेस्ड होता है। तीसरा है लॉफुल ऑब्जेक्ट। जिस चीज के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। चौथा है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, जो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी कॉन्ट्रैक्ट में उनका जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए, वो किसी प्रेशर में, फ्रॉड या फिर किसी मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं होना चाहिए। पांचवा एसेंशियल है वॉइड। जो अग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि आप उसको लेके कोर्ट में जा सको एनफोर्स कराने के लिए। उसका जो सोल पर्पस है फ्रॉम द वेरी डे वो वॉइड नहीं होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। सिक्स एसेंशियल है कैपेसिटी। जो लोग, जो पार्टीज इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में उनके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि जो माइनर है या जिनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, जो इंसेन है, वो सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हैं, वो कैपेसिटी में नहीं आता है। सेवेंथ है नेसेसरी फॉर्मेलिटीज। कॉन्ट्रैक्ट की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उनको फुलफिल करना भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हम मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप डील कर रहे हैं जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अगेन एंड अगेन पढ़ने वाले हो। तो पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि बोल के किए जाते हैं, एक्सप्रेस्ड वे में प्रपोजल दिया जाता है, सामने से एक्सेप्टेंस आता है, उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कुछ होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आप बोल के तो नहीं कर रहे हो लेकिन थ्रू एक्ट आप ये दिखा रहे हो कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। तीसरा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल नहीं होते हैं कोर्ट में उसे हम कहते हैं वॉइड। वॉइडेबल, जो कि किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे होता है कि वो एनफोर्स करा सकता है या उसको वॉइड भी डिक्लेयर करा सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि वैलिड भी डिक्लेयर किया जा सकता है और वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, उसे हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल होते हैं, करेक्ट होते हैं और दोनों पार्टीज के पास ये राइट होता है कि वो उनको लेके कोर्ट में जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेक्चर सीरीज। आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।